Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग जब अपनी ब्यूटीफुल आईज ओपन करता है तब उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं, पर आज वो अकेला नहीं था। वांग जी की वार्मथ और खुद वांग जी उसे पीसफुली हक किए सोया हुआ था। वैसे तो वांग जी भी जगा हुआ था, पर वह जानता था कि अगर विंग को ये पता चल गया कि वो उठ चुका है तो विंग उससे दूर हो जाएगा, और फिलहाल विंग को वांग जी के वार्मथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात विंग से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से वांग जी समझता था, जिस वजह से वो और भी टाइटली विंग को अपनी करीब करके उसे हक करके सोने का प्रिटेंड कर रहा था। एक तरीके से वो विंग को कंसोल कर रहा था, वो भी बिना कुछ बोले और बिना उसे जताए। वही विंग जो रात की बात से बहुत ज़्यादा अपसेट था, वो वांग जी को अपने करीब पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। कल रात जो हुआ वो विंग के लिए बहुत बड़ा इंसिडेंस था, पर क्योंकि वांग जी उसके पास था इसीलिए विंग उसमें से खुद को निकाल सकता था। विंग करीबन आधे से 1 घंटे तक वांग जी को ऐसे ही हक करके रखता है जब तक उसे खुद को कंफर्ट फील नहीं हो जाता। वही वांग जी जो खुद भी बिल्कुल हिला नहीं था, वो बस विंग को अपने पास लिए उसे अश्योर करा रहा था, और ये प्रिटेंड करना उसने अभी तक बंद नहीं किया था कि वो सोया हुआ है। जब विंग को कुछ देर बाद ठीक लगता है तब वो धीरे धीरे वांग जी के हाथों को अपनी बॉडी पे से हटाने लगता है। वांग जी भी बहुत आसानी से विंग को छोड़ देता है। विंग बेड से उठ जाता है और वो एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है, जो अभी भी अपनी आईज क्लोज किए पीसफुली बेड पर लेटा हुआ था। विंग के फेस पर वांग जी को देखकर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी। विंग जो बेड पर उठकर बैठ चुका था, वो वांग जी को देखते देखते कब अपने हाथों को अनकॉन्शियसली ही वांग जी के फेस के करीब लेके जाता है, ये विंग भी समझ नहीं पाया था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका हाथ ऑलरेडी वांग जी के फेस के ऊपर था। विंग जो अपनी सॉफ्ट फिंगर्स से वांग जी के उस हैंडसम फेस को बहुत अलग तरीके से टच कर रहा था, और विंग के फेस की जो स्माइल थी वो और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। एक अनजाना सुकून जो विंग को वांग जी को टच करने के बाद मिल रहा था। वही दूसरी तरफ वांग जी जो ऑब्वियसली जगा हुआ था, उसकी हालत ख़राब थी, क्योंकि आज विंग की टचिंग बहुत ज़्यादा अलग थी, जो उसकी बॉडी में पूरी तरीके से सेंसेशन फील करा रही थी। साथ ही विंग की आईज जिसमें आज लव था। भले ही वांग जी खुद की आईज ओपन करके विंग के आईज की तरफ नहीं देख सकता था, पर वो खुद के ऊपर विंग की वो आईज फील कर सकता था, जो उसे और भी ज़्यादा अनकंट्रोल कर रही थी। वांग जी ही जानता था कि उसने कैसे खुद को होल्ड करके रखा है। फॉर फर्स्ट टाइम वांग जी चाहता था कि विंग जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर वांग जी ने अपना कंट्रोल लूज कर दिया तो शायद विंग के लिए मुसीबत हो सकती है। जहाँ एक तरफ वांग जी ये सोच रहा था कि विंग को यहाँ से चले जाना चाहिए, वही दूसरी तरफ वांग जी चाहता था कि विंग यहाँ से कभी ना जाए। इनफैक्ट विंग और भी उसके करीब आए और उसे ऐसे ही सॉफ्टली टच करे। वांग जी फिलहाल ये सोच रहा था कि अगर क्या वो अपनी आईज ओपन कर देगा तब भी विंग उसे ऐसे ही आईज से देखेगा, क्या वो उसे ऐसे ही टच करेगा, या फिर विंग उससे दूर हो जाएगा। अगर विंग अचानक उससे दूर हो गया तो वांग जी को हर्ट होगा, और फिलहाल वांग जी जिस सॉफ्ट एहसास में और विंग के लव में बह रहा था, उसे वो हर्ट फील नहीं करना था, जिस वजह से वो अभी भी सोने का प्रिटेंड कर रहा था। कुछ देर बाद विंग अपने होश में आता है और फाइनली वो वांग जी के फेस के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है। इवन वो नीचे उतर जाता है और सीधा वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। वांग जी ने जब डोर ओपनिंग और क्लोज की वॉइस सुनी थी तब जाकर कहीं उसने अपनी आईज को थोड़ा सा ओपन करके रखा था। वांग जी समझ चुका था कि विंग वॉशरूम की तरफ निकल चुका है। वांग जी सच में हैवी ब्रीथ कर रहा था। सच में एक दिन विंग का ये प्यार उसे पूरी तरीके से पागल कर देगा। बस विंग की थोड़ी सी टचिंग से ही, जो बहुत नॉर्मल टचिंग थी, वांग जी की पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी और बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो चुकी थी और साथ ही सुबह सुबह उसके माइंड में डर्टी थॉट्स आ रहे थे। वांग जी खुद को जैसे तैसे करके कंट्रोल करता है और बाद में
वो खुद बेड पर उठकर बैठ जाता है। उसकी नज़र विंग का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद उसे डोर ओपनिंग की साउंड आती है तो वो सीधा वॉशरूम के गेट की तरफ देखता है जहाँ से विंग बाहर आ रहा था। विंग ने वांगजी का ही बाथरोब पहन के रखा था। ऑब्वियसली वांगजी की हाइट विंग से ज़्यादा थी तो वो बाथरोब भी विंग को बहुत बड़ा हो रहा था, पर ठीक ठाक था। उसके लेग्स का बस कुछ ही हिस्सा विजिबल था। वांगजी जब विंग को वैसे देखता है वो सच में अपनी हालत खराब होते हुए फील कर रहा था। अभी अभी तो वांगजी ने खुद को संभाला था, पर जैसे ही उसने अभी फिर से विंग को देखा था, विंग जो ऑब्वियसली बात लेके आया था तो उसके हेयर्स गीले थे, फेस पर वाटर ड्रॉप्स और उसकी बॉडी जो शाइन कर रही थी। वांगजी अपना ही सलाइवा गल्फ करता है। वही विंग, जिसे आइडिया नहीं था कि वांगजी जग जाएगा, वो वांगजी की तरफ देखता है और कुछ देर तक उनके बीच में वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। पर विंग उस सिचुएशन को संभालने के लिए वांगजी की तरफ देखता है और हेजिटेडली कहता है, वो एक्चुअली मैं बहुत मैसे हो चुका था जिस वजह से मैंने बात लिया, पर मेरे क्लोथ्स वो थोड़े डर्टी हो गए और गलती से गीले भी हो गए, तो मैंने आपका बाथरोब पहन लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, बट प्लीज़ क्या आप मुझे अपने कुछ क्लोथ्स दे सकते हैं, क्योंकि मेरे क्लोथ्स वो ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। वांगजी जो विंग की वॉइस से ही होश में आया था वो नोट करता है और बेड से उठ जाता है। वांगजी जब बेड से नीचे उतरा था अब जाकर कहीं विंग ने वांगजी को देखा था। वांगजी ने एक शॉर्ट पैंट पहन के रखी थी और ऑब्वियसली उसका नाइट आउटफिट था, तो उसमें भी वांगजी मैसी तो लग रहा था पर वो हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। सच में ये बंदा डिजर्व करता है। इसके पीछे जो इतनी लड़कियां, इवन लड़के भी पागल है, वो बस इसके हैंडसमनेस पर है। ऐसा बंदा कौन अपनी लाइफ में नहीं चाहेगा। विंग फिलहाल यही सोच रहा था। अचानक विंग के जहन में जब ये ख्याल आता है, दूसरे ही पल वो ये सोचता है कि क्या वो खुद इस बंदे को अपनी लाइफ में जगह दे सकता है। क्या चाइना के मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर को वो खुद अपनी लाइफ में लाना चाहेगा, क्योंकि विंग तो ऑलरेडी जानता है ना कि सामने खड़ा पर्सन उसकी लाइफ में आने के लिए कितने एफर्ट्स डाल रहा है। क्या विंग को भी अपनी तरफ से कदम बढ़ाना चाहिए। विंग जब ये सोच ही रहा था तभी अचानक उसकी माइंड में सेकंड थॉट आता है, अगर इसने भी उसे हर्ट कर दिया तो, अगर ये पर्सन भी उसकी लाइफ में एक बुरा नाइटमेयर बन गया तो। विंग ऑलरेडी अपनी फैमिली से बहुत बैड ट्रीटमेंट सफ़र कर चुका है, तो अगर फिर एक बार वांगजी ने भी विंग को पर्सनल रीज़न के लिए यूज़ किया तो क्या विंग उस कंडीशन में खुद को संभाल पाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब तो वांगजी जान चुका है कि विंग जियांग्स का सेकंड सन है और विंग के साथ क्या क्या हुआ है, तो क्या अब भी वांगजी विंग से पहले की ही तरह प्यार कर पाएगा। क्या विंग की सच्चाई वांगजी पर इफेक्ट करेगी, उसके बिहेवियर में कोई चेंज आएगा। कहीं वांगजी विंग को गलत तो नहीं समझेगा ना। वांगजी को ये तो नहीं लगेगा ना कि विंग लैंड कॉरपोरेशन में जियांग कॉरपोरेशन की वजह से आया है। विंग जो खुद ही अपने माइंड में ऐसे हजारों नेगेटिव थॉट्स सोच रहा था, उसका ध्यान भी नहीं था कि वांगजी उसके सामने खड़ा है और उसे आवाज़ दे रहा है। वांगजी जब देखता है कि विंग उसे रिप्लाई नहीं कर रहा, तब वो विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे हल्के से शेक करता है। विंग अब जाकर अपने होश में आया था और वो वांगजी की तरफ हड़बड़ा के देखता है। वांगजी विंग को सस्पिशियसली देखते हुए सॉफ्टली कहता है, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, और मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, ये लो क्लोथ्स। विंग वो क्लोथ्स वांगजी के हाथ से ले लेता है और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ चुका था। विंग जो बहुत ज़्यादा अपसेट माइंडेड था, वो क्लोजेट में जाकर चेंज करता है और बाद में बाहर आता है। वांगजी जो खुद फ्रेश होने जा चुका था वो भी कुछ देर बाद बाहर आता है। विंग जो अभी भी वांगजी के रूम में ही था, इवन वो बालकनी में खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा था। विंग जिसके माइंड में अभी भी वही सारे क्वेश्चन चल रहे थे, जिस वजह से उसका ध्यान
रूम में था ही नहीं। वही वांगजी बाहर आ चुका था और वो कब से विंग को नोटिस कर रहा था। उसने चेंज भी कर लिया था, इवन वो रेडी हो चुका था, पर विंग अभी तक अंदर नहीं आया था, जिस वजह से वांगजी बालकनी में जाता है और फिर एक बार वांगजी विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है। विंग जो बहुत चौंक चुका था वो अचानक पीछे मुड़ के देखता है और जब वो अपने सामने वांगजी को देखता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वही वांगजी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग की उसने न जाने कितनी बड़ी चोरी पकड़ ली हो, जिस वजह से विंग ऐसे बिहेव कर रहा है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कंफ्यूजिंगली पूछता है, तुम्हें हुआ क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है और वो होता है ना, उसके फेस पर थोड़े पैनिक रिएक्शन थे, तो वो वैसे ही कहता है, नहीं कुछ नहीं, चलिए आप रेडी हो गए, चलिए बाहर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना बोलकर विंग वांगजी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। वांगजी जो ऑब्वियसली नहीं जानता था कि विंग के माइंड में क्या चल रहा है, वो बस विंग को फॉलो करने लगता है। अचानक विंग रुक जाता है और वो पीछे मुड़ जाता है। वांगजी भी विंग को रुकते हुए देखकर अपनी ही जगह रुक चुका था और वो विंग को ही देख रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और थोड़ा पैनिकली और हेजिटेटली कहता है, आपको मुझ पे ट्रस्ट तो है ना? मतलब कल आपको मेरी रियल आइडेंटिटी पता चल गई कि मैं जियांग्स का बेटा हूँ, तो आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना कि मैं लैंड कॉरपोरेशन में किसी मकसद से आया हूँ? एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मेरा जियांग्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली मैं तो जियांग फैमिली बहुत दिनों पहले ही छोड़ चुका हूँ और मैं कसम खा के कहता हूँ, जब से मैं आपके साथ हूँ तब से मैंने जियांग फैमिली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मैंने लैंस की कोई भी बातों को जियांग्स तक नहीं पहुंचाया। इवन मेरे भाई को तो पता भी नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ। मेरा बिलीव कीजिए, मैंने किसी भी तरीके से आपको बिट्रेट नहीं किया है। मैं लैंड कॉरपोरेशन के लिए और आपके लिए टोटली ऑनेस्ट हूँ, साथ ही लॉयल भी। प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। विंग जो वांगजी को कन्विंस कर रहा था, वही वांगजी उसके दिमाग में अब जाकर आया था कि विंग क्या सोच रहा है। वो विंग की तरफ देखता है और वैसे ही कन्फ्यूजिंगली कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं ये सब सोच रहा हूँ? इवन मेरे दिमाग में तो वो थॉट भी नहीं था। और रही बात जियांग फैमिली के सेकंड सन होने की, तो कल का तुम्हारा जो बिहेव था, सॉरी टू से बट ऑनेस्टली कल का तुम्हारा बिहेव देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे लिए जियांग फैमिली इतनी इम्पोर्टेंट होगी कि तुम किसी और फैमिली में घुस के उनके सीक्रेट्स चुराओगे। तो वो ये थॉट लाना अपने दिमाग में छोड़ दो कि मैं या मेरी फैमिली ऐसा कुछ सोच रही होंगी। इवन मेरी फैमिली तो तुम्हारे लिए कल कंसर्न थी कि क्या तुम ठीक हो या नहीं, जिस वजह से उन्होंने मुझे कहा था तुम्हारी केयर करने के लिए। और मैं भी कल थोड़ा डर चुका था तुम्हारा बिहेव देख के, इसीलिए तो तुम्हें अपने रूम में लाया था ताकि तुम्हें कंफर्ट मिल सके। साथ ही एक और बात, जियांग फैमिली को कल रात ही लैन फैमिली से निकाल दिया गया है। जब जियांग चांग जो तुम्हारा ब्रदर है, उसने तुम्हारी इतनी वर्स्ट कंडीशन देखी, तब वो अपने पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। इवन उसने कल रात तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें देखने तक नहीं दिया और वो खुद भी अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ से चला गया। हाँ, पर उसने कहा है कि वो इस शहर में शिफ्ट हो रहा है। साथ ही उसने मुझसे ये भी कहा है कि तुम अगर नहीं चाहते तो ना जियांग चैंग तुम्हारे पास आएगा, ना ही जियांग फैमिली के किसी और मेंबर को वो तुम्हारे पास आने देगा। इवन वो अपने मॉम डैड को इस शहर में भी नहीं ला रहा, वो खुद अकेला यहाँ आ रहा है। उसने कल तुम्हारे मॉम डैड से बहुत रूडली बातें की तुम्हारे लिए। इवन वो उन पर गुस्सा भी हो चुका है। शायद वो सच में तुमसे प्यार करता है। विंग जब ये प्यार वर्ड सुनता है तब उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, पर वो वांगजी को फिलहाल कुछ बोल नहीं सकता था। इवन उसे बोलना भी नहीं था, क्योंकि इन सारी चीज़ों में वांगजी का क्या ही लेना देना। तो वो ये सारी बातें सुनकर जस्ट नोट करता है। वही वांगजी जब प्यार वर्ड पर विंग का नॉर्मल रिएक्शन देखता है, वो थोड़ा रिलीफ फील करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जानता था, तो उसे भी डर लग रहा था विंग के सामने ये प्यार वर्ड बोलने में। पर वो विंग का रिएक्शन भी देखना चाहता था, और विंग जब नॉर्मल रिएक्ट करता है तो वांगजी को भी थोड़ा राहत मिलती है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो अब चले, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हम ऑलरेडी लेट है ब्रेकफास्ट के लिए। विंग नोट करता है और वो वांगजी के साथ नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है। सब ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे और जैसा कि वांगजी ने कहा था, सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे।
विंग जब नीचे आता है सब उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। किसी ने भी उससे ये तक नहीं पूछा था कि क्या वो ठीक है या नहीं। सब उसकी बस नॉर्मली केयर कर रहे थे। इवन पहले से भी ज़्यादा विंग की सब केयर कर रहे थे। कोई भी विंग को पूछ के उसे बॉदर नहीं कराना चाहता था, बल्कि सब उसे बस अपनी केयर से और अपने कंसर्न से ये दिखाना चाहते थे कि सब उसके साइड में है और सब उसके साथ खड़े हैं। विंग जब ये देखता है उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सबकी उस केयर को एंजॉय करने लगता है। इवन आज लैनी और लैनकुरन भी विंग को हद से ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे। लैनी खुद विंग को सर्व कर रही थी, साथ ही लैनकुरन भी आज विंग की तरफ ध्यान दे रहे थे। विंग जिसको उन दोनों को देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। ये फैमिली उसकी नहीं है पर फिर भी उसकी कितनी केयर करती है ना। आज वो सच में मास्टर लैन में अपने फादर को और लैनी में अपनी मदर को देख रहा था। अपने खुद के पेरेंट्स से तो उसे कभी भी इतनी प्यार और केयर मिला ही नहीं। इवन मैडम यू ने तो कभी विंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और फेंगमियान के लिए तो वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। पर ये दोनों लोग जो उसके बिल्कुल नहीं है, उसके कुछ भी नहीं लगते, फिर भी उसकी कितनी केयर करते हैं, उसके लिए कितना कुछ सोचते हैं, ये देखकर विंग की आंखों में थोड़े से आंसू आ चुके थे। पर वो खुद को कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं वो आंसू मतलब विंग की वो टीयरी आईज हर किसी ने देख ली थी, पर फिर भी कोई भी विंग के उन आंसुओं का रीजन नहीं पूछता। इवन वो विंग के उन आंसुओं को टोटली इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर वो विंग के तरफ ज्यादा भी ध्यान देते तो विंग को लगता कि ये भी उसके साथ किसी ना किसी रीजन की वजह से ये सब कर रहे हैं और कोई भी विंग को अपना प्यार या उस केयर में सेल्फिशनेस नहीं ढूंढने देना चाहता था, जिस वजह से वो नॉर्मल भी बिहेव कर रहे थे। हाँ, बस उनकी केयर थोड़ी ज़्यादा थी। उनका खाना ऐसे ही शांति से ख़त्म होता है, मतलब ब्रेकफास्ट, और सब अपने अपने वर्क के लिए निकलने ही वाले थे। तभी मास्टर लैन सबको रोक देते हैं और सबको लिविंग हॉल में आने के लिए बोलते हैं, जिसमें ऑब्वियसली विंग भी इंक्लूड था। सब लिविंग हॉल में पहुंच चुके थे और मास्टर लैन सबकी तरफ देखते हैं, खासकर वांगजी की तरफ, और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, ऑलरेडी सिचैन की शादी तो हो चुकी है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वांगजी की भी शादी कर ले। वैसे भी उसकी भी एज हो चुकी है और वो कितने साल अकेला रहेगा। तो मैंने सोचा है कि मैं सॉन्ग कॉरपोरेशन के हायर के साथ वांगजी की मैरिज फिक्स करा देता हूँ सॉन्ग लैंग के साथ। वैसे भी वो इतने दिनों से वांगजी के साथ है और मैंने उससे पूछ लिया है, उसे इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही सॉन्ग्स भी इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश है। ये बात जब मास्टर लैन कहते हैं, कहीं ना कहीं सबकी नज़र विंग की तरफ जा चुकी थी। वही विंग जो इस बात को सुनकर टोटली शॉक हो चुका था, वो अपनी नज़रें नीचे झुका चुका था और साथ ही उसके हाथों की दोनों मुट्ठियाँ कसी हुई थी। वैसे तो वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग के फोरहेड पर जो स्वेट था वो विंग के अनकंफर्टेबलनेस को दिखा रहा था। विंग जिसकी लेग्स भी थोड़ा थोड़ा शेक कर रही थी। विंग खुद की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग को पता नहीं क्यों पैनिक फील हो रहा था। अंदर से उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई प्रीशियस चीज विंग से खींची जा रही हो। विंग जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, साथ ही उसके इमोशंस भी स्टेबल नहीं थे। फिलहाल उसकी बॉडी भी बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी, मतलब उसे पैनिक फील हो रहा था और उसे डर था कि कहीं उसे फिर से इस कंडीशन की वजह से पैनिक अटैक ना आ जाए। और वो लैन फैमिली में ऑलरेडी कल बहुत ज़्यादा ट्रबल कर चुका है। फिर एक बार वो खुद की वजह से लैन फैमिली को बॉर्डर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत उठ जाता है और सबकी तरफ देखते हुए खुद को कंट्रोल करता है और डीप ब्रीथ लेकर फिर से मास्टर लैन की तरफ देखता है और हेजिटेटली, पैनिकली, पर खुद को कंट्रोल करते हुए सॉफ्टली कहता है, एक्चुअली ये तो फैमिली मैटर हुआ ना, तो मैं इसमें क्या करूँगा, आप लोग अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए, मुझे घर जाना है। इतना बोलकर विंग वहां से जाने के लिए मुड़ जाता है। कोई भी विंग को नहीं रोकता, पर इससे पहले कि विंग पूरी तरीके से मेंशन से बाहर जाता, मतलब वो एग्जिट डोर के रास्ते में ही था, तभी उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वांगजी जो चिल्लाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं सॉन्गलैंग से शादी नहीं करूंगा। आपने मुझसे पूछा तक नहीं और शादी कैसे फिक्स कर सकते हैं आप? क्या उसी की
मर्जी मैटर करती है, मेरी नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। विंग जो ये सुनकर रुक चुका था और वो पीछे मुड़कर देख रहा था, जहाँ वांग जी गुस्से में लग रहा था और वो अपनी फादर की तरफ देख रहा था, जिस वजह से वांग जी की बैक विंग की तरफ थी। जब मास्टर लैन ये सुनते हैं, वो खुद गुस्से में खड़े हो चुके थे और वांग जी की तरफ देखते हैं और शाउट करते हुए कहते हैं, क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? क्या प्रॉब्लम है सॉन्गलैंग में? वो एक अच्छा इंसान है, साथ ही तुमसे प्यार करता है, वो हमारे घर के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया है तुम्हारी शादी सॉन्गलैंग से ही होगी और इसमें तुम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। इतना बोलकर मास्टर लैन वहां से जाने के लिए मुड़े ही थे, तभी वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, पर मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। जब मास्टर लैन ये सुनते हैं, वो मुड़ते हैं और वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है, बताओ कौन है वो? अगर वो इंसान सूटेबल होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। पर अगर तुम सिर्फ शादी से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें मैं बता दूं, ये शादी कैंसिल नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने 1 वीक बाद तुम्हारी शादी फिक्स कर दी थी। एक तो सॉन्गलैंग से कर लो या तो उस इंसान से जिससे तुम प्यार करते हो। पहले उस इंसान को मुझसे मिलाने लाओ। वो इंसान अगर तुम्हारे लिए सूटेबल होगा और अगर वो भी तुमसे अपनी मर्जी से शादी करना चाहेगा तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सिर्फ 1 वीक है तुम्हारे पास। या तो जिससे प्यार करते हो उसे मेरे सामने लेके आओ और उसके मुंह से उससे ये बुलवाओ कि वो भी तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी करने के लिए रेडी है। नहीं तो सॉन्गलैंग तो है ही, उसके साथ तो तुम्हें शादी करनी होगी, इसमें कोई भी दोहराई नहीं होगी। इतना बोलकर मास्टर लैन वहां से निकल जाते हैं। वही वांग जी जो गुस्से से चिल्ला रहा था कि वो शादी नहीं करेगा, उसे नहीं करनी, पर मास्टर लैन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ था और वो गुस्से से ऊपर जा चुके थे। वही बाकी सब भी हेल्पलेसली वांग जी की तरफ देख रहे थे। विंग जब ये बात सुनता है, कहीं ना कहीं उसे रिलीफ थी कि वांग जी ने एटलीस्ट सबके सामने ये तो माना कि वो किसी से प्यार करता है। पर उसे थोड़ा सा बुरा इस बात पे भी लगा था कि वांग जी ने डायरेक्टली उसका नाम नहीं लिया। अचानक विंग के माइंड में सेकंड थॉट आता है, क्या विंग चाहता था कि मास्टर लैन के सामने वांग जी उसे खुद का प्यार कह के इंट्रोड्यूस कराए? वांग जी के लिए तो ये आसान बात होगी क्योंकि मास्टर लैन ने उसे परमिशन तो दे दी है ना अपने प्यार से मिलाने की। और विंग अच्छी तरीके से जानता है कि लैन फैमिली विंग को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि लैन फैमिली ऐसी नहीं है कि पैसों के लिए ग्रीडी है या अपने बच्चों को फोर्स ही करेगी। ऑब्वियसली सिचैन वेंचिंग की खुद की लव मैरिज है, मास्टर लैन और लैनी की लव मैरिज है, तो वो अपने बच्चों के प्यार के बीच में तो नहीं आएंगे और विंग तो उनका ऑब्वियसली सन जैसा है तो उसे तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे। पर जहाँ एक तरफ पूरी लैन फैमिली विंग को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी, क्या विंग खुद इस फैमिली को मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वांग जी को अपने प्यार के रूप में अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाएगा? क्या विंग ये एक्सेप्ट कर पाएगा कि वांग जी उसका प्यार है? प्यार क्या सच में ये वर्ड विंग की लाइफ में अब आने लगा है? पर विंग तो प्यार से डरता है ना, और ये बात विंग अच्छी तरीके से जानता है। विंग जो फिर एक बार अपनी ही फीलिंग्स के साथ कंफ्यूज हो चुका था, वो ऑलरेडी वांग जी की शादी की बात सुन के अपसेट था, साथ ही उसे अब खुद से भी फाइट करनी थी, जिस वजह से वो वहां से निकल जाता है। वही पूरी लैन फैमिली जो विंग को डायरेक्टली देख नहीं रही थी पर अच्छी तरीके से उसे नोटिस कर रही थी, वो विंग को बस जाते हुए देख रही थी। वांग जी जिसने खुद विंग के फेस पर पैनिकनेस देख ली थी, साथ ही डर भी उसे खोने का, वो थोड़ा खुश था। न्यूहुसन वांग जी के पास आता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, नाउ इट्स योर टर्न, जाओ उसके पास और उसे कंसोल करो और जैसा सोचा है वैसा ही बोलना। वांग जी नोट करता है और वो मैंशन से बाहर निकल जाता है। विंग ऑलरेडी अपनी कार लेकर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल चुका था क्योंकि कुछ देर बाद ऑब्वियसली उसे ऑफिस भी जाना था। विंग ने अभी अपने अपार्टमेंट के डोर को ओपन किया था और उसने अंदर कदम ही रखा था। वो अपने अपार्टमेंट के डोर को फिर से लॉक करने ही वाला था, तभी एक हाथ उसके अपार्टमेंट के डोर को क्लोज होने से रोक देता है। विंग जब बाहर देखता है तब वांग जी उसके सामने खड़ा था, जो बहुत ज़्यादा वरीड लग रहा था। वांग जी अंदर आ जाता है और वो तुरंत ही
डोर को लॉक करता है और सीधा विंग को टाइटली हक कर लेता है। वांग जी जिसकी ब्रीदिंग हैवी थी और वो विंग को बहुत टाइटली हक किए हुए था। वांग जी अपनी पैनिक और वरीड वॉइस में विंग को वैसे ही हक किए हुए कहता है, विंग मैं शादी नहीं करना चाहता। तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो और मेरे पापा के सामने चलो। तुम तो जानते हो ना मेरे डैड को, वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो वांग जी। सॉरी विंग, प्लीज़ प्लीज़ मैं सॉन्गलिन से शादी नहीं करना चाहता। मैं तो उसे प्यार भी नहीं करता, मैं तो सिर्फ उसे अपना दोस्त मानता हूँ। तुम तो जानते हो ना मैं पिछले 3 सालों से तुमसे प्यार करता हूँ और अब तक मैं इस शादी के मैटर को बस पोस्टपोन करते आया हूँ, पर इस बार डैड नहीं मानेंगे। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो और मेरे डैड के सामने चलो। मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम मेरे लवर हो और तुम ही वो पर्सन हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। मेरे डैड मान जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। विंग जो ये सब कुछ सुन रहा था, उसे एक तरफ अपने दिल में सुकून मिल रहा था, वहीं उसे दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। कुछ देर तक तो विंग वांग जी को हक करने देता है क्योंकि वांग जी जो बहुत खुद डरा हुआ लग रहा था, इसीलिए विंग उसे कंसोल करता है। फॉर फर्स्ट टाइम जब वांग जी ने विंग को हक किया था तो विंग भी वांग जी के बैक को जेंटली रब करने लगता है जिससे वांग जी को कंफर्ट फील हो। वांग जी जब ये देखता है, इनफैक्ट मतलब वो फील करता है, तब उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो और भी टाइटली विंग को हक कर लेता है। कुछ देर तक जब वांग जी हक ब्रेक नहीं करता तब विंग उसे थोड़ा अपने आप से दूर करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस ये आप क्या कह रहे हो? मतलब ये कैसे कैसे पॉसिबल है? मैं आपका प्यार। वांग जी जब ये देखता है वो अपने दोनों हाथों को विंग के फेस पर रखता है और उसकी आईज में देखते हुए कहता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे तुम्हें ये पहली बार पता चला हो? मैं तो पिछले 1 सालों से तुमसे बोल रहा हूँ कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे आगे पीछे इसलिए तो घूमता हूँ मैं। देखो मैं कोई नाटक विटक नहीं कर रहा, मैं सच में ऑनेस्टली तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं तुम्हें अपने डैड के सामने लेके जाऊंगा और फिर हम दोनों के बारे में मैं उनसे बात करूंगा। मुझे 100% यकीन है कि वो मान जाएंगे। विंग जो खुद ये जानता था कि हाँ मास्टर लैन आसानी से मान जाएंगे, पर इस बात को दुनिया मान लेगी, मास्टर लैन मानेंगे, खुद वांग जी मानेगा, पर खुद विंग मान पाएगा? विंग तो खुद आज भी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज है। ऊपर से कल ही उसकी फैमिली ने इतना बड़ा उसे सरप्राइज दिया है अचानक उसके सामने आके। साथ ही अब तो पूरी लैन फैमिली भी विंग की रियलिटी जानती है। जहाँ एक तरफ विंग को फुल्ली यकीन था कि मास्टर लैन उसे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर ही लेंगे, पर कहीं ना कहीं उसे दूसरी तरफ एक डर भी था कि ऑब्वियसली मास्टर लैन को भी ये पता चल चुका है कि वो जियांग्स का सेकंड सन है, तो क्या वो अभी भी विंग को एक्सेप्ट करेंगे? कहीं वो विंग के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे होंगे ना? विंग की सच में मेंटल स्टेट ऐसी हो चुकी थी कि वो पॉजिटिव से पहले नेगेटिव बातें 1000 सोच रहा था, वो भी बहुत डीपली। सामने वाला वो बातें सोचे ना सोचे, विंग वो बातें पहले ही सोच के बैठता था और उसका टेंशन लेने लगता था। और फिर एक बार यही बात विंग के जब माइंड में आई तब उसने वांग जी के हाथों को अपने फेस से हटा दिया और वांग जी की तरफ देखते हुए उसने स्ट्रांगली कहा, बॉस आप भले ही मुझसे प्यार करते हो पर ये सही नहीं है। मेरे ख्याल से आपको शादी कर लेनी चाहिए। वांग जी जब ये विंग के मुंह से सुनता है ऑब्वियसली उसे बुरा लगा था, पर उसे एक तरफ अच्छा भी लग रहा था क्योंकि विंग ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। जहाँ एक तरफ विंग सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट्स को पकड़ के उनके बारे में सोच रहा था, वहीं वांग जी की पर्सनालिटी टोटली अलग थी। वो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढता था। जैसे उसने इस बार भी इस बात पे गौर नहीं किया कि विंग ने उसे मना किया, उसने इस बात पे ज़्यादा गौर किया कि मना करते वक्त विंग ने कितना हेजिटेट किया, मतलब विंग को ये बोलने में कितना ज़्यादा खुद बुरा लग रहा है। ये बात वांग जी समझ सकता है क्योंकि विंग ने ना सिर्फ हेजिटेटली बोला बल्कि अपनी आइज़ को भी वो वांग जी से मुंह फेर चुका है और वो
अपनी आइज को चुरा रहा है। वांग जी फिलहाल ये सोच रहा था कि उसे विंग को और थोड़ा ज़्यादा प्रोवोक करना है और फिर फाइनली विंग उसके पास आ ही जाएगा। इसीलिए वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपनी लो और अपसेट वॉइस में कहता है, इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मतलब मुझे सॉन्गलैंग से शादी करनी होगी। इससे पहले कि वांग जी आगे की कुछ बात बोल पाता, वांग जी का मोबाइल रिंग करने लगता है। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था और वो अपने पॉकेट में से मोबाइल निकालता है और बिना नाम देखे कॉल रिसीव कर लेता है। वांग जी जब सामने वाले पर्सन की आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही कॉल को स्पीकर पर डाल देता है और वो विंग की तरफ ही देख रहा था। वही विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा था। सॉन्गलैंग जिसने वांग जी को कॉल किया था वो बहुत हैप्पीली बोलता है, विंग सॉरी गाइस। वांग जी, अंकल ने तुमसे शादी की बात कर ली ना? एक्चुअली कल पार्टी में हम दोनों की शादी के बारे में मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स की बात हुई थी। मुझे तो ऑलरेडी पता था पर तुम्हें पता नहीं था। मास्टर लैन का कुछ देर पहले ही कॉल आया था कि उन्होंने तुमसे बात कर ली है और 1 वीक बाद हमारी शादी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही मास्टर लैन ने ये भी कहा है कि आज शाम को हम डेट पे जाने वाले हैं। उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर ली है और मुझे एड्रेस सेंड कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ऑफिस के बाद हम डायरेक्टली डेट पर जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आज मैं ऑफिस से हाफ डे ले लूँगा। वैसे भी मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी है। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू वांग जी, आई लव यू सो मच। लास्ट आई लव यू जब विंग सुनता है वो सच में बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। वही वांग जी जो खुद विंग की आंखों में देख रहा था वो सॉन्गलाइन से बस करता है और कॉल को कट कर देता है और वो अभी भी विंग की आंखों में ही देख रहा था। वांग जी अपने मोबाइल को पॉकेट में डालता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अभी भी तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे? 5 सालों से हम साथ हैं विंग और 3 साल पहले मुझे पूरी तरीके से अपने फीलिंग्स का अश्योरेंस मिल चुका है। 1 साल से मैं तुम्हें परस्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इन इतने सालों में तुम्हें एक पल भी मुझ पे प्यार नहीं आया? क्या एक पल भी मैं खुद को तुम्हारी नज़रों में काबिल नहीं बना सका? विंग प्लीज़, बहुत कम दिन है मेरे पास और इस बार मैं अपने डैड को नहीं रोक पाऊँगा। प्लीज़ मेरे बारे में सोचो और मुझे हाँ बोल दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो वांग जी की आंखों में ऑनेस्टी देख सकता था पर वो खुद क्या ही बोले, क्योंकि वो वांग जी के फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर है पर क्या वो खुद की फीलिंग्स को लेकर श्योर है? विंग को फिलहाल अपने पेरेंट्स की शादी याद आ रही थी। क्या जियांग फैंगमियान ने भी मैडम यू से ऐसे ही वादे किए होंगे और बाद में वो वादे तो तोड़ दिए ना उन्होंने? अगर आगे लाइफ में कभी वांग जी को भी विंग से ज़्यादा कैपेबल इंसान मिला तो क्या वांग जी भी उसे छोड़ देगा? इसी डर से विंग वांग जी को कुछ नहीं बोलता। जब वांग जी देखता है कि विंग उसे कोई भी आंसर नहीं कर रहा तब वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, हो सके उतना जल्दी अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर हो जाना और मुझे आंसर दे देना। प्लीज़ विंग, मुझे एक्सेप्ट कर लेना। इतना बोलकर वांग जी एक अपसेट लुक विंग को देता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है। मतलब वो विंग के अपार्टमेंट को छोड़कर ही सीधा जा चुका था। वही विंग जो अभी भी वहाँ खड़ा था वो बस उस डोर की तरफ देख रहा था जहाँ से वांग जी वैनिश हुआ था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.